वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एज 50 प्लस हो चुकी है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मन है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर या फिर हम किस प्रकार से हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए और क्या हम 50 प्लस एज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के समय पर जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड का ट्रेंड बढ़ा है, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी का ट्रेंड बढ़ा है, म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिले हैं लोगों को, तो उससे काफी सारे लोग इससे प्रभावित होकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें रिस्क के बारे में समझेंगे कि बेसिकली इस एज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किस प्रकार के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, क्योंकि रिस्क काफी मैटर करता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। साथ में मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस एज ग्रुप में जो भी लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके दिल के कोने में एक रिग्रेट भी होगा। उनके अंदर रिग्रेट एक ये भी होगा कि काश हमने इस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर काफी पहले समझ लिया होता, तो आज हमने इसके अंदर पैसा मतलब काफी पहले समझ लिया होता और इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज हमारे पास एक काफी अच्छा फंड होता। साथियों, पैसा बड़ी चीज नहीं होती है, पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं होती है, ना ही पैसा बनाना बड़ी चीज होती है। पैसे को कमा करके उसको सही जगह पर लगाना, सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। अगर आपने पहले नहीं कर पाए तो वो चीज आज आप सुधार सकते हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बना सकते हैं, पैसे से पैसा फंड ग्रो कर सकते हैं, पैसे से पैसा एक बड़ा कैपिटल तैयार कर सकते हैं। जरूरत होती है उस पैसे को सही प्रकार से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की। तो जब इस एज ग्रुप की बात आती है, अब देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एज का क्या मतलब होता है। हम तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चाहे 20 साल का लड़का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो। जी नहीं, एज का फर्क ये पड़ता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो बदल जाती हैं। इन्वेस्टमेंट करने से हमारे जो गोल होते हैं वो बदल जाते हैं। एक 20 साल का लड़का है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके गोल कुछ और हो सकते हैं कि उसको अपनी शादी के लिए फंड तैयार करना है, उसको 4 व्हीलर लेनी है, उसको घर बनवाना है, या उसको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। बहुत पहले उसने सोच लिया 20 साल की उम्र में कि मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी है या मुझे जल्दी अर्ली रिटायरमेंट लेना है। अगर 50 साल की एज है तो एक रिटायरमेंट का फंडा तो होता ही होता है कि भाई रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और मेरा जीवन अच्छे से कटे, उसके लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। साथ में ही इस एज में मुझे और भी कुछ शादी वगैरह करनी है अपने बच्चों के लिए, या फिर मुझे अब लेट हो गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मुझे वो भी चीज चाहिए, यानी कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आ जाता है इस एज में, वो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है रिस्क का। यानी कि हमें रिस्क को समझना पड़ेगा। अगर आप इस फैक्टर को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई 20-25 साल का लड़का है, वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करता है, या लड़की है जो भी इन्वेस्टर है 20-25 साल की उम्र में, और एक 50 एज की एज में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन दोनों के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा जो रिस्क होगा, सबसे बड़ा रिस्क होगा वो होगा, सबसे बड़ा जो पैरामीटर होगा वो रिस्क होगा। कैसे होगा? अब मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन P1 है, और ये भी क्या कर रहे हैं, दोनों ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही P1 और P2 रिटायरमेंट की पास बात कर रहे हैं। इनकी एज, आपकी एज 50 प्लस है और ये 20 से 25 साल की एज है इनकी, ठीक है ना। तो एक P1 और P2 है, तो कंपेयर कर लेते हैं क्या होता है। तो रिस्क होता है सबसे बड़ा चीज। इस एज ग्रुप में अगर हम रिटायरमेंट की एक एज डिसाइड कर लेते हैं तो 60 साल होती ज्यादातर ही, है ना। तो 60 ईयर की एज एक है, रिटायरमेंट एज है मान लीजिए 60 ईयर की। तो अगर आप 20 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो इनके पास 40 साल है लगभग, और अगर आप 25 साल पे स्टार्टिंग करते हैं तो यानी 35 से 40 के बीच में टाइम है इनके पास। पर्सन P1 के पास 35 से 40 साल का समय है इन्वेस्टमेंट करने का, यानी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए। अगर इनकी बात करें तो इनका 50 में से 60 की बात करें 10 साल का है, 10 ईयर का टाइम है इनके पास इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करने का, ठीक है जी। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमने तो टाइम निकाल लिया कि इनके पास 35 से 40 साल है, इनके पास 10 साल है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये टाइम हमने क्यों निकाला? हमने इसलिए निकाला क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, यानी कि मार्केट में रिस्क होता है, तो म्यूचुअल फंड में रिस्क हो जाता है। तो हमारा पैसा लगता कहां पे? नॉर्मली इक्विटी के अंदर में ग्रोथ मिलती है, तो हम इक्विटी यानी शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगता है, जो कि फंड मैनेजर लगाता है। तो यहाँ पे मार्केट में रिस्क होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है।
आप सोचें कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल 2 साल के लिए पैसा लगा दूं और अच्छा पैसा कमा लूंगा, कमा सकते हो, बट रिस्क भी इसके अंदर काफी ज्यादा है। अब पिछले अगर 2 साल की बात करें आज से, तो पिछले 2 साल से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका पोर्टफोलियो आज भी नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि मार्केट 2 साल से लगभग 1.5 साल से अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म क्यों होता है? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में क्या होती है, कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज। आइंस्टीन ने 7वां अजूबा बोला है, किसको बोला है? चक्रवर्ती ब्याज को बोला है, कंपाउंडिंग को बोला है। क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क किस पे करती है? जितना ज्यादा समय होगा उतनी ज्यादा कंपाउंडिंग अच्छी वर्क करती है। अब यहां पे बात कर लेते हैं, मान लीजिए कंपाउंडिंग में जो इंटरेस्ट होती है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 14% की इंटरेस्ट मिल रही है, दोनों पर्सन को 14% रिटर्न मिल रही है। और अगर हम मान लीजिए 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी करते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मिनिमम 10 साल और यहाँ 35-40 साल है, तो मान लेते हैं 10 साल में कितना पैसा बनेगा, जरा इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, 5,000 रुपए हर महीना अगर मैं इन्वेस्ट करते हैं, 14% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है 10 साल के अंदर, तो हमारे पास लगभग 12,46,000 की कैपिटल हो सकती है लगभग, यानी 12.5 लाख रुपए मैं मान लेता हूं। तो 12.5 लाख रुपए की मेरे पास क्या होगी, वेल्थ बन गई लगभग 10 साल के अंदर दोनों की। अब देखते हैं जरा एक चीज और। अब यहां पर अभी मैं रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल अभी कंपाउंड उसकी बात कर रहा हूं, कितना पैसा बन सकता है। अब मैंने यहां पे कर दिया 35 साल, मान लीजिए 35 साल के अंदर 4,47,00,000 रुपए की वेल्थ हो गई, 4.4 CR मान लीजिए लगभग 35 साल के अंदर। तो एक तो ये आपने देखा कि सेम अमाउंट 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, तो कहां हमारे 12.5 लाख रुपए हो रहे थे, लेकिन जब मैं 35 साल कर दिए तो 4.4 करोड़ हो गए। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग वर्क करती है। और जो कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब जिसको हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ से समझाऊंगा आपको मैं। तो ये ग्राफ, अब अगला टॉपिक मेरा रिस्क ही है, रिस्क पे ही बात करेंगे। तो यहां पे मेरा क्या है, टाइम है ये वाला, ये इधर रिटर्न्स है। ठीक है, तो ये 0, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25, 30, 35, ये। तो आप जब रिटर्न देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय रिटर्न हमें ऐसे मिलते हैं, और आफ्टर सम टाइम हमारे पास ऐसे पैराबोलिक एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि 10-15 साल तक आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल रहे हैं। अभी देखा ना, 10 साल के अंदर 12.5 लाख समथिंग मिल लेते हैं अगर 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही रिटर्न, ये रिटर्न जो होते हैं ना, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। और 4.4 CR मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल तौर पर, यानी कि स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं पैसा कम मिल रहा है, धीरे धीरे एक समय के बाद में 15, 20 साल, 30 साल अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अब हम रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क क्या होता है, देखिए म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर कई सारी कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड होते हैं, है ना। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे ग्राफ दिखा देता हूं कि रिस्क क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है, और आप निफ्टी 50 देखेंगे, आप अगर पिछले कुछ सालों का डाटा लगाए देखेंगे, यहाँ पे 15, 20, 30 साल का डाटा देखेंगे, तो आप अगर यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो आपको कितने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। और अगर आप रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करोगे कुछ समय के लिए, कुछ हमारा 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था आपने मान लीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पर इसने आपने इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो चलो फायदा होता आपको यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो और फिर आप यहां देखोगे तो आप लॉस में चल रहे हो। यानी कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न नहीं मिलते हैं, और आप ये मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में लॉस भी हो जाता है। तो और या फिर हम ये कहें कि जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में साइकिल चलती है, कंपनीज की, सेक्टर की साइकिल चलती है। यानी कुछ साइकिल्स ऐसे कुछ सेक्टर होते हैं या कुछ कंपनीज होती हैं, वो 5 साल अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, 10 साल अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, फिर अगले 5 साल 10 साल के लिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। तो इसी प्रकार से जब साइकिल चलती है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर, तो स्मॉल कैप के अंदर एक साइकिल को रिवर्स होने में या साइकिल को पलटने में 7 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। तो हमें कम से कम अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना करना है, कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है। मिड कैप के अंदर हमें कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है, और जो लार्ज कैप होते हैं उनको आप 3 से 4 साल मान के चलिए कि हमें इन्वेस्टेड रहना है। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगा दिया।
अब स्मॉल कैप में हमें क्या मिलती है, हाई ग्रोथ मिलती है, हाई ग्रोथ मिलती है स्मॉल कैप के अंदर। बट स्मॉल कैप क्या होती है, स्मॉल कैप यानी कि वो कंपनीज में पैसा इन्वेस्टेड होता है जो छोटी कंपनी होती हैं, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास होता है। यानी कि वहां पे हाई ग्रोथ तो मिलती है बट हाई रिस्क भी होता है। तो यदि आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पहली स्लाइड पे चलते हैं, और यहां जो पर्सन 1 था, पर्सन 2 था, यहां पे यही चीज आ रही थी कि अगर आपकी एज 50 प्लस से ऊपर है, क्योंकि जो ये एज होती है ना 25, 30, 35 साल की एज होती है, इस एज में हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ हमारी पीक पे होती है, अच्छा हम कमाते हैं और डे बाई डे हमारी स्किल इंप्रूव होती है, हम पैसा ज्यादा कमाते हैं। पर जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा हो जाती है, हमारी क्षमताएं कम हो जाती है, हमारी अर्निंग लिमिटेड हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जैसे जैसे एज बढ़ जाती है हमारी अर्निंग पे इंपैक्ट पड़ता है। तो हम इस एज में हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये एज ऐसी होती है हम जहां पे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। दैट मीन्स कि हम यहां पर स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर पैसा ज्यादा लगा सकते हैं। जब स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा पैसा ज्यादा लगाते हैं तो यहां पे हाई रिस्क होता है, और हाई रिस्क में हम हाई ग्रोथ ले सकते हैं। यहां पर क्या रहता है, हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो हम ऐसी कैटेगरीज के अंदर पैसा लगाते हैं जिनके अंदर ज्यादा रिस्क ना हो, जैसे कि इंडेक्स फंड। हम इंडेक्स फंड में पैसा लगाना प्रेफर करते हैं इसके अंदर। सेकंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड के अंदर पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। हाइब्रिड फंड्स के अंदर, हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, वो फंड्स जिनके अंदर इक्विटी प्लस डेट कंपोनेंट होते हैं। डेट यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उनके अंदर पैसा लगता है, बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, तो वो आपके क्या होते हैं, वो सेफ होते हैं। और इक्विटी इसके अंदर होता है, दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, इक्विटी प्लस डेट, यानी कि इक्विटी यानी शेयर मार्केट। तो इक्विटी से आपको ग्रोथ मिलती है और डेट से आपको क्या मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, सेफ हो जाता है। तीसरा आपका हो गया प्योर डेट, डेट फंड हो जाते हैं। चौथा आपका हो सकता है डेट हो गया, हाइब्रिड हो गया, और एक आप फ्लेक्सी भी इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी के अंदर आपको पैसा कम रखना पड़ेगा, ज्यादा आपको नहीं लेना है पैसा, इसके फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको पैसा कम रखना है। तो आपका एक हाइब्रिड हो गया, इंडेक्स फंड हो गए, डेट हो गया, फ्लेक्सी हो गया। आप लार्ज कैप भी रख सकते हैं, इवन आप रख तो स्मॉल कैप भी रख सकते हैं, मिड कैप भी रख सकते हैं, बट वहां पर आपका जो टोटल पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो आप कम से कम स्मॉल कैप में और मिड कैप में रखेंगे। इवन मैं तो ये कहूंगा आपको अवॉइड करना चाहिए, और आप रिस्क टेकर हैं और 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 60 साल की उम्र तक, या 60 साल के बाद 70 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी एज के हिसाब से, तो आप वो चीज ले सकते हैं। पर आपकी जो पैसे का जो प्रोपोर्शन होता है वो आपका हाइब्रिड फंड के अंदर, डेट के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर आपका ज्यादा पैसा होना चाहिए, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए और आपके पास सुरक्षित पैसा आपका इन्वेस्टेड रहे, और आपको कम रिस्क लेते हुए आपको रिटर्न बेहतर मिल जाए। ज्यादा नहीं मिले पर आपको बेहतर रिटर्न मिल जाए, नियर बाई 12 के आसपास मिल जाए, 10 के आसपास मिल जाए, तो बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पोर्टफोलियो ऐसे हो सकता है। अब मैंने आप बोली थी कि बात के मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडेक्स फंड की, बात कर लेता हूं, तो आप निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाइब्रिड फंड की बात कर लेते हैं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को आप यूज कर सकते हो। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको। और अगर हम बात कर लेते हैं लार्ज कैप की, बात कर लेते हैं तो लार्ज कैप में आप जाएंगे, लार्ज कैप में आप जा सकते हैं, आप लोग उसमें जा सकते हैं लार्ज कैप के अंदर, आदित्य बिरला लार्ज कैप फंड के अंदर जा सकते हो, या आप निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड के अंदर आप जा सकते हो। और अगर हम फ्लेक्सी की बात कर लेते हैं तो HDFC का फ्लेक्सी फंड आप कंसीडर कर सकते हो। हालांकि जो भी मैं आपको फंड बता रहा हूं ये आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक जो सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, आपको उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए। ये वीडियो आपके प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है ना। और अगर हम डेट फंड की बात कर लेते हैं तो डेट फंड के लिए आप आदित्य बिरला का ही डेट फंड को आप चूज कर सकते हैं। उसके अंदर डेट फंड के अंदर बेसिकली क्या रहता है, आपका पैसा जो है जो सेफ रहता है, बट आपको रिटर्न वहां पर आपको FD के आसपास मिलते हैं, आपको 6.5%, 7% ऐसे रिटर्न मिलते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा रख सकते हैं जिससे कि आपको रिस्क कम लेते हुए आपको रिटर्न बेहतर मिल जाए। तो बेसिकली इस एज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नो डाउट, बट आपका जो फंड का जो सिलेक्शन होता है और जो आपका पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलोकेशन होता है, वो आपका इनके अंदर ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए और आपका प्रॉफिट ठीक ठाक मिल जाए, आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाए। अब यहाँ पे आप मान लीजिए बहुत से लोग गलतियां क्या कर देते हैं कि इस एज ग्रुप में भी
स्मॉल कैप और मिड कैप जो फंड होते हैं उनके अंदर आप टोटल पोर्टफोलियो का 50% तक पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्योंकि इस एज में मान लीजिए हमारे पास पैसा होता है ना, हम इस एज में पैसे को रिस्क नहीं ले सकते। सपोज दैट मैं कैसे करूं, देखो आप रिस्क को ऐसे समझ लीजिए, आपकी बेटी की शादी है और आपने बेटी की शादी के लिए बंदोबस्त करने के लिए आपने 20 लाख रुपए जोड़ रखे थे, सपोज दैट, ठीक है ना। तो बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं कि बेटी की शादी यानी कि 20 मतलब बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए हमने रखे हुए हैं, दैट मीन्स कि आपकी बेटी का शादी करना ही करना है, वो बहुत जरूरी काम होता है, यानी कि आप उस पैसे पर रिस्क नहीं ले सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, रिस्क ले लेते हैं लोगों की बातों को में आकर के, और उस पैसे को मान लीजिए स्मॉल कैप में लगा दिया, मिड कैप में लगा दिया, और एन हाउ एनी मार्केट गड़बड़ कर गया और 2-3 साल तक उसमें रिटर्न नहीं मिले, आप डर जाएंगे और लॉस में आपको पैसा निकालना पड़ेगा। यानी 20 लाख रुपए आपने लगाए और आपको लॉस में पैसा निकालना पड़ा, 18 लाख 17 लाख या 16 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे। तो ये ऐसे नहीं करना है। तो इसलिए हमें जो भी पैसा होता है ना, तो ये बहुत क्या हो गया, रिस्क ज्यादा हो गया। तो हमारा अगर पैसा रिस्क वाला है और हमारे पास टाइम कम है, सबसे बड़ी बात टाइम ड्यूरेशन कम है, तो हमें उस पैसे को ऐसे नहीं लगाना है। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है और आप उस पैसे पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप डेट फंड में डाल सकते हो, हाइब्रिड में डाल सकते हो। इंडेक्स फंड में रिस्क है, बट आपको इंडेक्स फंड है, यदि आप 5 साल तक मिनिमम रह सकते हो तो आप यहां पर भी लगा सकते हो। पर सारा पैसा किसी एक कैटेगरी में ना लगा करके, बहुत से लोग एक कैटेगरी में लगा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमारा पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि हमें यहां पे ग्रोथ मिल जाए, इन 3 के अंदर ग्रोथ मिलेगी, और इन 2 के अंदर हमें क्या मिलेगी, इन 2 के अंदर हमें मिलेगी स्टेबिलिटी, राइट। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। आपने कंपेयर मैंने करके बताया है कि इस एज के अंदर और इस एज के अंदर क्या फर्क रहता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।